रुधिर क्या है? रुधिर एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव आधात्री मैट्रिक्स प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा क्या है? परद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। परद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणीय संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक परद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। संगठित पदार्थ। अब हम देखते हैं कि रुधिर में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट, श्वेताणु ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु प्लेटलेट को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल बाइकोनकेव होती है। इनका लाल रंग एक लौहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों में परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु लगभग 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान में होता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की संख्या से कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। इनको 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट तथा अकण कोशिका एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार हैं, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होते हैं। रुधिर में विभिन्न प्रकार के रक्त कणिकाओं को चित्रों द्वारा इस प्रकार से दिखाया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर लाल रुधिर कण, प्लेटलेट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कण दिखाए गए हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8%,
भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। ईओसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25%, मुख्यतः 2 प्रकार की हैं, बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने अस्कंदन में सहायक हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण अस्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रुधिर स्राव हो जाता है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया जाता है। इनमें से 2 मुख्य समूह ABO तथा RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। ABO समूह। ABO समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन एंटीजन की उपस्थित या अनुपस्थित पर निर्भर करता है। ये एंटीजन A और B हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूहों A, B, AB और O में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए इसकी तालिका नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, यहाँ पर रक्त वर्ग A होता है, इसमें प्रतिजन A होता है और प्रतिरक्षी B होता है। रक्त समूह B, इसमें प्रतिजन B होता है और प्रतिरक्षी A होता है। रुधिर वर्ग AB, इसमें प्रतिजन A और B दोनों होता है लेकिन प्रतिरक्षी कोई नहीं होता है। रुधिर वर्ग O, इसमें प्रतिजन कोई नहीं होता है लेकिन प्रतिरक्षी A और B दोनों होते हैं। दाता एवं ग्राही अदाता के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त अस्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हों। दाता संयोजकता डोनर कंपैटिबिलिटी तालिका में दर्शाया गया है। यहाँ तालिका में आप देख सकते हैं कि जो रुधिर वर्ग AB होता है ये सभी वर्ग का रुधिर ले सकता है, इसे सर्वग्राही कहते हैं। और रुधिर वर्ग O सभी को अपना रक्त दे सकता है, जिसे सर्वदाता कहते हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रक्त समूह O एक सर्वदाता है जो सभी समूह को रक्त प्रदान कर सकता है तथा रक्त समूह AB सर्वग्राही है जो सभी व्यक्तियों का रुधिर ले सकता है। RH समूह। अब हम देखेंगे RH समूह क्या होता है। एक अन्य प्रतिजन एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है उसको RH सहित RH पॉजिटिव और जिसमें यह नहीं होता है उसे RH हीन या RH निगेटिव कहते हैं। यदि RH रहित के व्यक्ति के रक्त को RH सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में RH प्रतिजन RH निगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाते हैं।
अतः रक्त आदान प्रदान के पहले RH समूह को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार का RH अयोग्यता को एक गर्भवती RH- माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन सगर्भता में माता के नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के RH में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से नेगेटिव भ्रूण से रक्त पॉजिटिव में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल धिर कणिकाएँ नष्ट हो सकती हैं या भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है, या उससे रक्ताल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया फलस्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल रंग व भूरे रंग का झाग या अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त जैसा प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ करते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लसिका या ऊतक द्रव। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थ को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित द्रव तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। परिसंचरण पथ। परिसंचरण दो तरह का होता है जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है। एनेलिडे तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। सभी कशेरुकी में कक्षों में बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है जिसमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचरों तथा सरीसृपों रेप्टाइल मगरमच्छ को छोड़कर हृदय तीन
कच्छों से बना होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है, जबकि मगरमच्छ, पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कच्छों का बना होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय बीऑक्सीजनित रुधिर बाहर से पंप करता है, जो कोलोम द्वारा ऑक्सीजन जनित होकर शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचता है तथा वहां से बीऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल प्रसंचरण कहते हैं। उभयचरों व सरीसृपों में बायां अलिंद कोलोम फेफड़ों त्वचा के ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों से बीऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, लेकिन वे रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को संपूर्ण दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजन जनित बीऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं दाएं आलिंदों में आता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं दाएं निलयों में जाता है। निलय बिना रक्त को मिलाए इन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के प्रसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा प्रसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। मानव प्रसंचरण तंत्र। मानव प्रसंचरण तंत्र, जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कच्छों से बना पेशी हृदय शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। इसमें बहने वाला एक तरल है रक्त, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। हृदय की उत्पत्ति मध्यज स्तर मेसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है। यह अंदर मनुष्य के बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में थैली हृदयावरणी द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे हृदयावरणी दरों भरा रहता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें आलिंद कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें निलय कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति, जिसे अंतर अलिंद पट कहते हैं, दाएं एवं बाएं अलिंद को अलग अलग करती हैं, जबकि एक मोटी भित्ति, जिसे अंतर निलयी पट कहते हैं, जो बाएं तथा दाएं निलयों को अलग करते हैं। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे रेशेय ऊतक, जिसे अलिंद निलय पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों में एक छिद्र होता है, जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के मध्य रंध्र पर 3 पेशी पल्लों या बलनों से युक्त एक वाल्व पाया जाता है। इसे ट्राइकस्पिड त्रिबलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। बाएं तथा दाएं अलिंद के रंध्र पर एक यहाँ पर देखिए हृदय का विस्तृत चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र तट पर एक द्विबलनी कपाट मिट्रियल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं निलयों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही बहने देते हैं, अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी। कपाट वापसी या उल्टे प्रभाव को रोकता है। यह हृदय पेशियों से बना है। निलयों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास, जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, भी हृदय में पाया जाता है। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है, जिसे सिरा अलिंद पर्व कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद में नीचे के कोने पर आलिंद निलयी पट के पास स्थित होता है, जिसे आलिंद निलय पर्व कहते हैं। नोडल रेशों का एक बंडल, जिसे आलिंद निलय बंडल भी कहते हैं,
अंतर्निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर्निलय पट के साथ साथ पक्ष भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे निलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैलते के क्रियान्वित पैदा करने में सक्षम होता है। इसे उत्तेजनशील कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। सिरा अलिंद पर्व गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है या 1 मिनट में लगभग 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा लयनात्मक संकुचन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक पेस मेकर कहते हैं। इससे हमारी स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है जो औसतन लगभग 72 स्पंद प्रति मिनट होता है। आओ हम जानें। प्रारंभ में माना जाता था कि हृदय में चारों कक्ष शिथिल अवस्था में हैं तथा हृदय अनुशिथिल अवस्था में है। इस समय त्रिबलन या द्विबलन कपाट खुले रहते हैं जिसमें रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा महाशिरा में क्रमशः दाएं आलिंद से होता हुआ बाएं तथा बाएं निलय में पहुंचता है। अर्धचंद्राकार कपाटिका इस अवस्था में बंद रहता है। अब शिरा आलिंद पर्व क्रियान्वित विभव पैदा करता है जो दोनों आलिंदों को प्रेरित कर आलिंद प्रकुंचन पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह आता है। निलय में क्रिया विभव का संचार बंडल द्वारा होता है जहां से हिज के बंडल से निलयी पेशी न्यास तक पहुंचता है। इसके कारण निलयी इस समय आलिंद विश्राम अवस्था में जाते हैं। इसे आलिंद को अनुशिथिलन कहते हैं जो आलिंद प्रकुंचन के साथ साथ होता है। निलयी प्रकुंचन निलयी दाब बढ़ जाता है जिससे त्रिबलनी व जाते हैं। अतः रक्त विपरीत दिशा में अर्थात आलिंद में नहीं आता है। जैसे ही निलयी दबाव बढ़ता है अर्धचंद्रा कपाट जो फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी पर स्थित होते हैं खुलने हो जाते हैं जिस होता हुआ प्रसंचरण मार्ग में चला जाता है। निलय अब शिथिलन में हो जाता है तथा इसे निलयी अनुशिथिलन कहते हैं। इस तरह निलय का दाब कम हो जाता है जिससे अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाता है जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह निलय में है। अतः आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से पुनः निलय तथा आलिंद एक बार पुनः जैसे ऊपर लिखा गया है शिथिल अवस्था में चले जाते हैं। शिरा आलिंद पर्व पुनः क्रियान्वयन विभव पैदा करता है तथा उपरोक्त वर्णन में सारी क्रिया को जिससे यह प्रक्रिया चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन के प्रारंभ व दूसरे हृदय स्पंदन के प्रारंभ चक्र कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों आलिंदों तथा दोनों निलयों का प्रकुंचन एवं सम्मिलित होता है। जैसा कि स्पंदन 1 मिनट में लगभग 72 बार होता है अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय लगभग 0.8 सेकंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में निलय 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है जिस आयतन कहते हैं। प्रवाह हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट मात्रा में औसत लगभग 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। हम प्रवाह को बदलने की क्षमता से हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों तथा हृदय निकास समान हृदय चक्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण ध्वनियाँ
स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि को लब, त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है। ध्वनि डब अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सकीय निदान में बहुत उपयोगी है। दोहरा रुधिर प्रसंचरण क्या होता है? यहाँ आप लोग चित्र में देखिए, यहाँ पर नीचे शरीर के को दिखाया गया है और ऊपर ये फेफड़ा को दिखाया, और नीचे साइड बीच में जो है हृदय। शरीर से हमारा अलिंद वह शरीर में नहीं जाता है, बल्कि वो फुफ्फुस बाद फुफ्फुस शिरा के द्वारा वह रक्त फिर शरीर से हृदय में न जाकर पहले फेफड़े में जाता है, इसके बाद फिर हृदय में लौटता है। इसके बाद रुधिर हमारा हृदय में 2 बार चक्कर लगाता है, इसके बाद शरीर के अंगों में जाता है। इसे हम दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। हृदय क्रिया का नियमन। अब हम देखेंगे कि हमारा हृदय किसके द्वारा नियंत्रण में कार्य करता है। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक द्वारा स्वयं नियमित होते हैं। इसलिए हृदय को पेशी जनक मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकता है। अनुकंपित तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं व निलयी संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं। अतः हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहन गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क अंतस्था का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है।